नमस्कार, यह है टीवी भारत और मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। आज इस खास शो के माध्यम से जानेंगे देश भर में क्या कुछ तमाम बड़ी और अहम खबरें रहने वाली हैं, उत्तराखंड में क्या कुछ खास रहने वाला है। हमारे साथ संवाददाता जुड़ी हुई हैं देहरादून से प्रगति पचोली। प्रगति, आज पीएम मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देश भर के राज्य के राज्यपालों से संबोधन करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं। क्या कुछ शामिल हो सकता है इस संबोधन में? नई शिक्षा नीति देश के लिए लाई जा चुकी है, तो ऐसे में अब जो बड़ा सवाल है वो इस नई शिक्षा नीति को सभी राज्यों में अमल करने की है, यानी कि लागू करने की है। तो कहीं ना कहीं ये जो आज अहम जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये जो सभी देश के राज्यों के राज्यपालों के साथ पीएम मोदी और साथ ही साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो हैं जो महत्वपूर्ण बैठक करने जा रहे हैं, वर्चुअल बैठक जिसे हम कहेंगे, उसका मुख्य लक्ष्य ही यही है कि किस तरीके से राज्यों में ये जो नई शिक्षा नीति है उसको लागू किया जाए। क्योंकि नई शिक्षा नीति से काफी उम्मीदें हैं। जो विशेषज्ञ हैं वो भी इस बात को मान रहे हैं कि इस नई शिक्षा नीति के माध्यम से देश की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको बेहतर बनाने में काफी मदद मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ये जो आज की पूरी वर्चुअल बैठक होने जा रही है, इसका मुख्य लक्ष्य यही है कि किस तरीके से राज्यों में नई शिक्षा नीति को लागू किया जाए, कैसे जो शिक्षा का स्तर है उसे बेहतर किया जाए। प्रियंका जी, प्रगति, आपने बताया कि नई शिक्षा नीति जो है उसको लागू करने पर विचार किया जाएगा। प्रगति, नई शिक्षा नीति में क्या कुछ शामिल है? जी देखिए, नई शिक्षा नीति की अगर हम बात करें तो नई शिक्षा नीति काफी अहम मानी जा रही है। क्योंकि इसको अगर आप देखेंगे गौर से तो इसमें आप देखेंगे कि बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट है। तो कहीं ना कहीं जहां सिर्फ अभी तक हम देखते थे कि अंग्रेजी को ही हम ज्यादा प्रोत्साहित किया करते थे, लेकिन नई शिक्षा नीति के तहत अब जो हमारी भाषा है, हिंदी हो, संस्कृत हो, उसको भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। और साथ ही साथ जो अन्य एकेडमिक क्षेत्र हैं उनको भी बढ़ोतरी मिलेगी इस शिक्षा नीति के माध्यम से। क्योंकि अब तक हम देखते आ रहे थे कि हमारे देश में जो शिक्षा का स्तर था उसमें सिर्फ शिक्षा ही शामिल हुआ करती थी। अगर हम ऑलराउंड डेवलपमेंट देखें बच्चे की तो वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाती थी। लेकिन इस शिक्षा नीति के माध्यम से बच्चे का जो है वो ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सकेगा। जी प्रगति, बिल्कुल सही कहा आपने कि हमारे देश में जो शिक्षा का व्यवस्था है वो बिल्कुल सही नहीं है। जो थियोरेटिकल नॉलेज है वो ज़्यादा दिया जाता है, प्रैक्टिकल कम दिया जाता है, और जो बच्चे हैं वो पूरी तरीके से विकसित नहीं हो पाते हैं। तो ये बहुत अच्छा कदम देखा जा सकता है कि इससे जो बच्चों का विकास है वो अच्छे से हो सकेगा। प्रगति, द्वाराहाट विधायक की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। अब कोर्ट ने उनके और उनके पत्नी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं और अब मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। क्या लगता है आगे क्या कुछ एक्शंस ले सकते हैं विधायक? जी बिल्कुल प्रियंका, ये बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि जो द्वाराहाट विधायक हैं महेश नेगी और उनकी पत्नी, उनकी मुश्किलें अब काफ़ी हम बढ़ती हुई देख सकेंगे। क्योंकि अब तक जो पीड़ित महिला है, जो महिला आरोप लगा रही थी विधायक पर, उसका मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा था नेहरू कॉलोनी थाने में, जबकि वो नेहरू कॉलोनी थाने के कई बार चक्कर लगा चुकी थी। लेकिन अब क्योंकि न्यायालय की तरफ से आदेश जारी किए गए तो रविवार को ही महिला का मुकदमा जो है दर्ज कर लिया गया है। और इस मुकदमे में जो विधायक महेश नेगी हैं और उनकी पत्नी हैं, उन दोनों पर ही विभिन्न धाराएं लगाई गई हैं। अगर हम महेश नेगी की बात करें तो महेश नेगी पर दुष्कर्म को लेकर धारा लगी है। इसके साथ ही साथ जान से मारने की धमकी देने का भी उन पर आरोप लगा है, तो इसी के तहत धारा भी लगाई गई है। और साथ ही साथ उनकी पत्नी की अगर हम बात करें तो पत्नी को सह आरोपी यहां बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं मुश्किलें जाहिर सी बात है अब बढ़ चुकी हैं। और जहां अब तक ये पूरा मामला एक तरफा सा नजर आ रहा था, अब दोनों ही पक्ष बिल्कुल आमने सामने खड़े हो चुके हैं। और अगर हम महेश नेगी की बात करें कि आगे वो किस तरीके का रास्ता अपना सकते हैं, तो महेश नेगी के जो वकील हैं उन्होंने ये साफ किया है कि वो इस पूरे मुकदमे को चुनौती देंगे न्यायालय में जाकर। तो कहीं ना कहीं काफी मामला गंभीर हो चुका है और अब आगे देखना होगा कि किस तरीके से इस पूरे मामले पर कार्रवाई आगे बढ़ती है। जी प्रगति, बिल्कुल कोर्ट के आदेश के बाद अगर अब मुकदमा दर्ज कर लिया गया है तो कहीं ना कहीं पीड़िता को न्याय मिलता नजर आ रहा है। क्योंकि अब तक तो पीड़िता के कहने पर केस तक नहीं दर्ज किया जा रहा था, तो एक इंसाफ की जो किरण है वो दिखाई दे रही है। प्रगति, एक ऋषिकेश से बहुत बड़ा ठगी का मामला सामने आया है। 5वीं क्लास के पास आउट ने करोड़ों रुपए की ठगी की है। क्या है पूरा मामला?
जी, बिल्कुल प्रियंका, इस पूरे मामले की मैं आपको जानकारी देती हूँ कि ये पूरा मामला जो है वो 28 करोड़ रुपए की ठगी से जुड़ा है। तो यहाँ पर जो जिन 2 लोगों को अभी ऋषिकेश पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसमें जो पहला व्यक्ति है वो बीए पास है और जो दूसरा जी। व्यक्ति है वो 5वीं पास है। अब यहाँ आपको सबसे बड़ी बात यहाँ मैं ये बता दूँ कि इन दोनों ही लोगों की तरफ से एक कंपनी बनाई गई और इस कंपनी में जहाँ ये जो बीए पास व्यक्ति था वो इसका एमडी बना रहा और साथ ही साथ जो 5वीं पास था, अब आप सोचिए कि 5वीं पास व्यक्ति एक कंपनी का डायरेक्टर था। तो कहीं ना कहीं इस कंपनी के माध्यम से ये लोगों ने एक ठगी का जाल बिछाया था, जिसके माध्यम से ये लोगों से पैसे लिया करते थे एफडी आरडी खुलवाने के नाम पर या फिर डेली डिपॉजिट के नाम पर, और इस तरीके से इन्होंने अलग अलग राज्यों में ठगी की थी, जिसके माध्यम से इनके पास 28 करोड़ रुपए आ गए थे। ये इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ है जब लोगों ने अपने पैसे मांगे, जब लोगों को एहसास हुआ कि शायद वो किसी ठगी का शिकार हो गए हैं, और जब उन्होंने अपने पैसे मांगने शुरू किए तो ये लोगों ने पैसे देने से इनकार करना शुरू कर दिया, कहीं ना कहीं बहानेबाजी शुरू कर दी। तो जिसके बाद जब आम जनता ने शिकायत की है तो पुलिस ने एक्शन लेते हुए अब इन दोनों ही लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन हाँ, यहाँ सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि जब पुलिस की तरफ से अभी तक जो इनके अकाउंट खंगाले गए हैं उसमें अभी तक पुलिस को 1 रुपया भी नहीं मिला है। तो यहाँ बड़ा सवाल यह है कि आखिर जो ठगी का पैसा इन्होंने कमाया था वो कहाँ है। तो पुलिस इस पूरे मामले पर गंभीरता से जांच कर रही है और देखना होगा कि ये पूरा मामला कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि दूर तक जुड़ा हुआ होगा, इनके तार कहीं दूर तक होंगे और ये एक बहुत बड़ा गिरोह निकल के सामने आएगा। जी प्रगति, अगर उनके बैंक अकाउंट में एक भी पैसे नहीं मिले हैं तो ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर जो पैसा उन्होंने ठगी की थी वो कहाँ गया। और उससे भी बड़ी सवाल प्रगति ये उठती है कि एक 5वीं क्लास और बीए क्लास पास आउट लोगों ने इतनी बड़ी ठगी को अंजाम दे दिया, इतना बड़ा सब कुछ चाल चल के साजिश रच के इतना सब कुछ किया। आखिर इस समय पे पुलिस कहाँ थी, क्यों नहीं खबर लगी पुलिस को? जी बिल्कुल प्रियंका, इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो ये पूरा मामला संज्ञान में पुलिस के तभी आया जब लोगों को शक हुआ, क्योंकि इससे पहले चीजें सामान्य चल रही थी, लोग अपने पैसे यहाँ पे एफडी या फिर आरडी के नाम पर डिपॉजिट कर रहे थे। लेकिन जब कहीं शायद किसी को शंका हुई होगी तो उसकी तरफ से जब पैसे मांगे गए तो जब इन्होंने पैसे लौटाने से मना कर दिया या फिर आनाकानी करनी शुरू कर दी तो तब ये लोग पुलिस के पास गए और इसके बाद ही पुलिस ने इसकी जांच शुरू की है। पर हाँ, ये बात पुलिस पर भी जरूर सवाल खड़े करती है कि इस तरीके की ठगी के ये जो मामले हैं ये कोई पहले नहीं है। इससे पहले भी कई बार इस तरीके के गिरोह सामने आ चुके हैं, कई बार लोगों के करोड़ों रुपए ठगी में बर्बाद हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस को इस तरीके के जो गिरोह संचालित हो रहे हैं, चल रहे हैं, लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं, इन पर सख्ती बरतने की जरूरत है, जिससे कि ऐसे लोगों पर लगाम लगाई जा सके। जी प्रगति, बिल्कुल ये प्रदेश में ऐसा पहला मामला नहीं है ठगी का, इससे भी ज्यादा बड़े बड़े मामले आ चुके हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि जो पुलिस है वो अभी भी हाथ पे हाथ धरे बैठी है, इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकी है। प्रगति, चलिए अब नजर डाल लेते हैं जरा कोरोना पर, क्योंकि कोरोना के जो आंकड़े हैं वो भी लगातार प्रदेश में काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। क्या कुछ अपडेट्स हैं इसे लेकर? जी बिल्कुल प्रियंका, अगर कोरोना की बात कर ली जाए तो कोरोना को लेकर लगातार जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और अगर हम रविवार की ही बात कर ले तो रविवार को 668 मामले प्रदेश भर में सामने आए हैं। और यहाँ अगर कुल मामलों की बात की जाए तो अभी तक प्रदेश में कोरोना संक्रमित कुल मरीजों की संख्या 24,000 के पार पहुंच चुकी है। कहीं ना कहीं ये जो आंकड़ा है ये 25,000 तक छूने की तैयारी में है। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश भर में अभी भी 7,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हैं। हालांकि अन्य जो हैं वो ठीक हो चुके हैं, अपने घर लौट चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर कोरोना की बात कर ली जाए तो प्रदेश सरकार के शासकीय कार्य मंत्री मदन कौशिक का भी एंटीजन टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया है, जिसके बाद वो एम्स के लिए रवाना हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो कोरोना का जाल है वो फैलता जा रहा है, चाहे मंत्री हो, अधिकारी हो या फिर आम जन हो, सभी कोरोना का शिकार हो रहे हैं। और जो प्रदेश सरकार है उसके लिए चुनौतियां काफी गंभीर हो रही है। वहीं सूत्रों के हवाले से तो ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि कुछ अस्पताल ऐसे भी हैं जहां बेड की कमी होने लगी है और साथ ही साथ उन्होंने अब मरीजों को लौटाना भी शुरू कर दिया है। तो स्थिति काफी गंभीर है और इसी तरीके से अगर मामले बढ़ते गए तो आगे ये स्थिति और गंभीर हो जाएगी और लोगों के लिए दिक्कतें होंगी कि वो इलाज आखिर कहां से लें।
प्रियंका। जी प्रगति, आपने बताया कि जो शासकीय प्रवक्ता हैं मदन कौशिक वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही पहले भी लगातार जो केंद्रीय मंत्री हैं और जो राज्य के मंत्री हैं वो लगातार कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। तो प्रगति से जो कार्यभार हैं वो कहीं ना कहीं जो बाकी लोग हैं उनके ऊपर बढ़ रहे हैं, इसके साथ ही जो कार्य हैं वो भी कहीं ना कहीं रुक रहे हैं और इससे अफेक्टेड हो रहे हैं। क्या कहना इसे लेकर? जी बिल्कुल प्रियंका, इसमें कोई दो राहें नहीं है कि जब से ये कोरोना संकट काल शुरू हुआ है तब से ही जो आम जनता है वो खासी प्रभावित चल रही है। इससे पहले लॉकडाउन की वजह से लोग परेशान थे, लेकिन अब जब अनलॉक चल रहा है तो मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। और जिस तरीके से सरकारी कार्यालयों में भी कोरोना संक्रमित निकल रहे हैं, चाहे सचिवालय हो या फिर नगर निगम हो, अन्य कार्यालयों में भी जैसे कोरोना संक्रमित निकल रहे हैं, तो उसकी वजह से सीधा असर आम जनता पर पड़ा है। क्योंकि आए दिन ये जो कार्यालय हैं ये बंद कर दिए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ सैनिटाइजेशन होना है और सारी चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के काम काफी रुक रहे हैं। और इस कोरोना संकट काल में आम जनता खासी परेशान चल रही है। और लोगों को ऐसी बात का दुख है कि जिस तरीके से अब अनलॉक शुरू हो चुका है, कार्यालय शुरू हो चुके हैं, लोगों को इस बात की उम्मीद थी कि शायद अब उनके जो काम रुके हुए थे वो अब सुचारू ढंग से हो सकेंगे। लेकिन जिस तरीके से आए दिन सरकारी कार्यालयों में भी कोरोना संक्रमित निकल रहे हैं तो उसकी वजह से कार्यालय बंद हो रहे हैं और जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है। प्रियंका जी प्रगति, सही कहा आपने कि जो कोरोना केसेस आ रहे हैं उसकी वजह से जो सरकारी कार्यालय हैं वो भी बंद हो जा रहे हैं और इसकी वजह से लोगों का काम भी ठप पड़ा हुआ है और लोग बहुत ही परेशान हैं। तो उम्मीद ये की जाती है कि अब जल्द से जल्द ये वायरस खत्म हो जाए ताकि जो लोग हैं उनकी जिंदगियां दोबारा से पटरी पर आ सकें। प्रगति, चलिए चलते चलते जरा नजर डाल लेते हैं मौसम पे भी क्या कुछ हालात बने हुए हैं। जी बिल्कुल, अगर प्रियंका मौसम की बात कर ली जाए तो फिलहाल देहरादून में आंशिक रूप से बादल छाए हुए हैं, लेकिन धूप भी खिली हुई है। वहीं दूसरी तरफ अगर मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान की बात कर ली जाए तो मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से हालांकि आज अलर्ट नहीं जारी किया गया है, लेकिन इसके बावजूद मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान है कि आज भी प्रदेश के विभिन्न पहाड़ी और मैदानी जनपदों में बारिश का दौर जारी रहेगा। इसमें देहरादून का नाम भी शामिल है, साथ ही साथ टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, नैनीताल और पिथौरागढ़ जनपद का नाम शामिल है। तो कहीं ना कहीं अभी बारिश का सिलसिला थमा नहीं है। हालांकि कुछ हद तक बारिश की जो इंटेंसिटी है वो काफी हद तक कम हो गई है क्योंकि मानसून अपनी विदाई की ओर भी है, लेकिन हाँ अभी भी अगले कुछ दिनों तक लोगों को बारिश का सामना करना पड़ेगा। जी प्रगति, यानी कि जो बारिश है वो अभी भी लोगों पर मुसीबत बरसा सकती है और लोगों को जरूरत है कि वे अलर्ट रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रगति, हमें इन तमाम जानकारियां देने के लिए। तो आज इस खास शो के माध्यम से हमने आप तक वो तमाम बड़ी और अहम खबरें पहुंचाई हैं जिन पर सबकी नजर रहने वाली है। देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए टीवी भारत के साथ। धन्यवाद।